गंगापुर गांव में शंकर नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाता था, जिन्हें वह गांव के बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। शंकर स्वभाव से बहुत ही सीधा और मेहनती था। उसके पास 2 बैल थे, जो उसके खेती और माल ढुलाई के काम में मदद करते थे। एक का नाम भोला था, जो शांत और आज्ञाकारी था, और दूसरे का नाम नादान था, जो थोड़ा शरारती और चंचल स्वभाव का था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। गांव में कुछ समय पहले धनीराम नाम का एक नया साहूकार आया था। वह शहर से आया था और अपनी चतुराई और लालची स्वभाव के लिए जल्दी ही गांव में जाना जाने लगा था। धनीराम की नजर शंकर की छोटी सी जमीन पर थी, जो गांव के किनारे उपजाऊ मिट्टी वाली जगह पर थी। उसने शंकर को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। एक दोपहर जब शंकर अपने बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था, धनीराम उसके पास पहुंचा। अरे शंकर भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? इस कड़ी धूप में इन बेचारे जानवरों को इतना कष्ट दे रहे हो? देखो तो तुम्हारी तो कमर भी दुखती होगी। तुम्हें तो आराम करना चाहिए। क्या करूं साहूकार जी, खेत जोतना तो जरूरी है। अगर फसल नहीं उगेगी तो हम क्या खाएंगे? तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे दुख होता है शंकर भाई। क्यों न तुम आधुनिक तरीके से खेती करो। आजकल तो ट्रैक्टर से खेती करना कितना आसान हो गया है। एक ही दिन में पूरा खेत जोत जाता है। ट्रैक्टर, वह क्या होता है? और उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? शांत रहो नादान। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ट्रैक्टर? हाँ, सुना तो है, लेकिन वह तो बहुत महंगा होता होगा साहूकार जी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अरे शंकर भाई, पैसे की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। थोड़ी सी जमीन गिरवी रखनी होगी, और जब तुम्हारी फसल अच्छी होगी तो तुम आराम से चुका देना। शंकर धनीराम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसे लगा कि ट्रैक्टर खरीदने से उसका काम आसान हो जाएगा और वह जल्दी ही अमीर बन जाएगा। उसने धनीराम से कर्ज ले लिया और अपनी जमीन गिरवी रख दी। धनीराम ने उसे एक पुराना और खटारा ट्रैक्टर दिलवा दिया, जो अक्सर खराब रहता था। शुरू में शंकर को ट्रैक्टर चलाने में बहुत मजा आया। उसका काम तेजी से होने लगा, लेकिन जल्द ही उसे ट्रैक्टर की असलियत पता चल गई। वह हर हफ्ते खराब हो जाता और उसे ठीक करवाने में बहुत पैसे खर्च होते। कर्ज का बोझ भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव के कुछ समझदार और अनुभवी लोग शंकर की हालत देखकर चिंतित हुए। उन्होंने उसे धनीराम के चंगुल से बचने की सलाह दी, लेकिन शंकर को अपनी नई तरक्की का नशा था। वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। शंकर बेटा, यह धनीराम भेड़िया है। उसकी मीठी बातों में मत आना। उसने पहले भी कई लोगों की जमीन हड़प ली है। अरे चाचा जी, आप पुरानी बातें करते हैं। अब जमाना बदल गया है। ट्रैक्टर से खेती करने में फायदा है। एक दिन जब शंकर अपने खराब ट्रैक्टर को ठीक करवाने के लिए गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बैठा था, तो वहां एक रहस्यमयी फकीर आए। उनकी आंखें तेज थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने शंकर की परेशानी को भांप लिया। क्यों उदास बैठे हो जवान? तुम्हारे पास तो ये लोहे का घोड़ा है, फिर भी चेहरे पर मायूसी क्यों है? क्या बताऊं बाबा जी, यह घोड़ा नहीं, मुसीबत का पहाड़ है। इसे खरीदने के लिए मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी और अब यह हर हफ्ते खराब हो जाता है। दुखी मत हो वत्स, हर समस्या का समाधान होता है। मेरे पास एक जादुई बीज है, इसे तुम अपने खेत में बो देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फकीर ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला और शंकर को दिया। यह क्या है? एक छोटा सा बीज हमारी मुसीबत कैसे दूर करेगा? फकीर बाबा ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी बात में जरूर कोई सच्चाई होगी। कर को फकीर की बातों पर पूरा विश्वास नहीं था,
लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वह बीज लेकर घर आया और अगली सुबह उसे अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। अगले दिन जब शंकर खेत पर पहुंचा तो वह एक अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गया। जहां उसने बीज बोया था वहां एक अनोखा पौधा उगा हुआ था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और उस पर जो फल लगे थे वे शुद्ध सोने के बने हुए थे। यह क्या है? सोने के फल? उसने डरते डरते एक फल तोड़ा। वह सचमुच भारी और चमकदार सोने का था। शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह अमीर हो गया था। सबसे पहले उसने धनीराम के पास जाकर अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली। फिर उसने अपने पुराने खटारा ट्रैक्टर को बेच दिया और 2 नए स्वस्थ और शक्तिशाली बैल खरीदे, जिनका नाम उसने हीरा और मोती रखा। भोला और नादान अब आराम से चढ़ते थे, क्योंकि अब खेती के लिए हीरा और मोती थे। गांव के लोग शंकर की किस्मत देखकर हैरान रह गए। धनीराम को जब यह पता चला कि शंकर के खेत में सोने के फल उग रहे हैं, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह लालच से भर गया और शंकर से उस जादुई बीज का रहस्य पूछने के लिए बेचैन हो उठा। अरे शंकर भाई, यह सब क्या चमत्कार है? तुम्हारे खेत में सोने के फल कैसे उग रहे हैं? मुझे भी बताओ, तुम्हें यह बीज कहाँ से मिला? शंकर ने उसे फकीर बाबा और जादुई बीज के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। धनीराम लालच में अंधा हो गया। वह तुरंत जंगल में फकीर बाबा को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद धनीराम आखिरकार फकीर बाबा को जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन पाया। बाबा जी प्रणाम। मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई बीज है जो सोने के फल देता है। कृपया मुझे भी वह बीज दे दीजिए। मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। फकीर बाबा ने अपनी आंखें खोली और धनीराम की लालची आंखों में झांका। वह समझ गए कि इस आदमी का इरादा नेक नहीं है। मेरे पास एक और बीज है जो जादुई तो है, लेकिन उसे बोने से पहले तुम्हें अपने मन का लालच और बुराई त्यागनी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में लालच रहा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ बाबा जी, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। बस मुझे वह बीज दे दीजिए। फकीर बाबा ने उसे एक दूसरा काले रंग का बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में लालच रहा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धनीराम फकीर बाबा की बातों का सही मतलब नहीं समझ पाया। वह खुशी खुशी बीज लेकर अपने खेत में गया और उसे बो दिया। अगले दिन जब धनीराम खेत पर पहुंचा तो वहां एक भयानक पौधा उगा हुआ था, जिसके फल बड़े बड़े पत्थरों के आकार के थे। धनीराम गुस्से से पागल हो गया। उसने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और फकीर बाबा को बुरा भला कहने लगा। उधर शंकर ने अपने सोने के फलों से गंगापुर गांव में खुशहाली ला दी थी। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। गांव में एक अच्छा स्कूल बनवाया जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे और एक छोटा सा अस्पताल खुलवाया जहां बीमारों का इलाज मुफ्त में होता था। शंकर अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसे गंगापुर का सोना कहकर पुकारते थे। हीरा और मोती भी अब आराम से जीते थे। उनके लिए सोने की घंटियां और रेशमी रस्सियां बनवाई गई थी। एक रात जब उसने सुना कि शंकर के खेत में अब सोने के साथ साथ हीरे और जवाहरात के फल भी उग रहे हैं, तो उसका लालच और बढ़ गया। वह अंधेरी रात में शंकर के खेत में चोरी करने के इरादे से घुस गया। लेकिन हीरा और मोती, जो रात में खेत की रखवाली करते थे, धनीराम को रंगे हाथों पकड़ लिया। नादान भी उनकी मदद के लिए पहुंच गया। तीनों बैलों ने मिलकर धनीराम को चारों तरफ से घेर लिया और उसे उठाकर पूरे गांव में घुमाया। सुबह होने पर गांव वालों ने धनीराम की करतूत देखी और उसे सरपंच के सामने पेश किया। सरपंच और पंचायत ने धनीराम की चोरी और लालच की कहानी सुनी। गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। आखिरकार
पंचायत ने फैसला सुनाया कि धनीराम को हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना होगा और वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। धनीराम अपना सारा धन दौलत और सम्मान खोकर गांव से बेइज्जत होकर चला गया। गंगापुर के लोगों ने चैन की सांस ली। शंकर का हृदय और भी विशाल हो गया। उसने अपने हीरे और जवाहरात से गांव में एक बड़ा सा सामुदायिक भवन बनवाया, जहां हर साल एक भव्य मेला लगता था। उस मेले में दूर दूर से लोग आते थे और शंकर की बुद्धिमानी, दयालुता और फकीर बाबा के आशीर्वाद की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे। और हीरा, मोती और नादान, वे तो पूरे गांव के हीरो बन गए थे। बच्चे उनकी बहादुरी के किस्से सुनते थे और उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त मानते थे। शेष दिन बैल दिवस के रूप में मनाया जाता था, जिस दिन हीरा, मोती और नादान को फूलों की माला पहनाई जाती थी और पूरे गांव में उनकी सवारी निकलती थी। शंकर हमेशा उनके साथ चलता था, कृतज्ञता और प्यार से उनकी पीठ थपथपाता हुआ। इस तरह सीधा साधा कुम्हार शंकर अपनी नेकदिली और फकीर बाबा के जादुई बीज के कारण न केवल अपनी किस्मत बदलता है, बल्कि पूरे गंगापुर गांव को खुशहाल और समृद्ध बना देता है। जबकि लालची धनीराम अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है और हमेशा के लिए गांव से बाहर कर दिया जाता है। और हीरा, मोती और नादान हमेशा गंगापुर के प्यारे और बहादुर साथी बने रहते हैं, जिनकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं। उम्मीद है गंगापुर के इन प्यारे किरदारों ने आपका दिन बना दिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इनकी कहानियां हमेशा आपके साथ रहें, तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।